हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। सभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, गैर सब्सक्राइबर हैं, सभी को दिल से सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन एक बेरोजगार का कोई भी न्यू ईयर और ओल्ड ईयर नहीं होता है, उसको तो केवल सिलेक्शन चाहिए, तभी उसका उसी दिन न्यू ईयर होगा। तो दोस्तों 2025 में ऐसी मेहनत करना है आपको कि आपने जो सपना सोचा है वह सपना ही ना रह जाए, वह साकार हो जाए। तो दोस्तों इसी क्रम में हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं। हमारी हैंड राइटिंग से बहुत लोग परेशान थे कि भैया आपकी हैंड राइटिंग हमें समझ में नहीं आती, इसलिए आज हमने क्लास PDF से डायरेक्ट रिवीजन करवाने की सोचा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन रिवीजन प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। NDB बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 2014 में NDB बैंक की स्थापना होती है। जो ब्रिक्स देश हैं उनका यह बैंक है। सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत अंतर वाला महिला पुरुष में अंतर सर्वाधिक कहाँ पे है? तो राजस्थान में 27.1 27.1। संप्रीति युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच आपका संप्रीति होता है। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई? 1658 में होती है, औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रॉन्जन ने एक्स किरणों की खोज की थी। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके विक्रम साराभाई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी हैं। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में S सोमनाथ जी हैं। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो मिसाइल प्रोग्राम के जनक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? हरिकोटा, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 1971 में इसकी स्थापना होती है। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना आपकी कब होती है? 1958। 1958 में आपकी DRDO की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रक्षा मंत्रालय के अधीन यह काम करता है DRDO। अध्यक्ष इसके वर्तमान में सबीर बी कामत है। बलश्य मूलम विज्ञानम, बलश्य मूलम विज्ञानम, यह इसका ध्येय वाक्य होने वाला है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार का इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 46। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर पूर्व दिल्ली जिला है। सबसे कम है आपका दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर 1 है मात्र जनसंख्या घनत्व, 1 मीटर पर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा UT दिल्ली का है। सबसे ज़्यादा U2 में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दिल्ली का होने वाला है 11,320 पर व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कितना है दोस्तों? तो भारत का कितना होने वाला है? 382 है भारत का। स्टेट राज्य की बात करें तो बिहार का 1106 सर्वाधिक है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 है, मिजोरम का 52 है और सिक्किम का 46 है। यह ऐसे राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। 100 से भी कम है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का है 17 है, सबसे कम है। मिजोरम का आपका 52 हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप या UT में 46 है, सबसे कम। इसके बाद बात करेंगे सिक्किम में 86 है। भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक आपको सही क्रम जमाना है, मतलब पूर्व से आप पश्चिम की ओर आएंगे, इस प्रकार दशा की ओर आएंगे तो कौन सा पहले आता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। सबसे पहले आ जाएगा सुंदरबन। उसके बाद आएगा आपका सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद आपका आएगा अचानक अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद पचमढ़ी आएगा आपका जो कि MP में स्थित है। तो यह क्रम हो जाएगा आपका। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है आपका तमिलनाडु में 1986 में स्थापित किया गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी टोटल भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। 12वां पन्ना है, पन्ना MP का। MAB प्रोग्राम का संबंध भी बायोस्फीयर रिजर्व से है। यहाँ पर दोस्तों MAB प्रोग्राम का संबंध किससे है? बायोस्फीयर रिजर्व से। 1971 में यह MAB प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसमें
टोटल बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर भारत में कितने हैं? 18 है। लेकिन MAB जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व आपका पन्ना होने वाला है। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये पूछे तो 18 है, और MAB में शामिल हो गया है तो 12वां पन्ना MP का। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किसने द वाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो द वाइट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसकी है? अरविंद अडगा की है। सिलेक्शन डे, यह बुक भी किसकी है? अरविंद अडगा की होने वाली है। सिलेक्शन डे, लास्ट सफर भी बुक आपकी अरविंद अडगा की है। द डस्ट क्यून, ब्रेकिंग इंडिया, यह आपकी है राजीव मल्होत्रा की ब्रेकिंग इंडिया। चित्रा दिवाकरनी की है द डस्ट क्यून। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, किसकी बुक है? अरुंधति रॉय की है। द लास्ट क्यून किसकी है? चित्रा दिवाकरनी की है। 1997 में बुकर अवार्ड मिलता है इसी बुक के लिए अरुंधति रॉय को, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका हिंदी में अनुवाद है मामूली चीज़ों का देवता। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस तालबद्ध से संबंधित है? तो पोट मटका से संबंधित है। घटम के प्रमुख नाम यदि आप याद रखेंगे तो सुकन्या राम गोपाल का नाम याद रखना है, गिरधर उडुपा, TH विनायक्रम, यह घटम से संबंधित इंपोर्टेंट नाम है। बैजू धर्मजन, ब्रजभूषण कावरा, यह गिटार से संबंधित है। बैजू धर्मजन, ब्रजभूषण कावरा का संबंध गिटार से है। कंजीरा, इससे कौन संबंधित है? तो जी हरिशंकर कंजीरा से संबंधित हैं। स्वामीनाथन सलवा गणेश, यह भी आपके कंजीरा से हैं। सैक्सोफोन से कादरी गोपालनाथ संबंधित हैं। सैक्सोफोन से कादरी गोपालनाथ। इसके बाद कथा शरत सागर में रचित कहानियों का एक संग्रह है, तो किस में रचित कहानियों का संग्रह है? किस भाषा में लिखा गया है? कथा शरत सागर, तो यह आपका संस्कृत में लिखा गया है। सोमदेव के द्वारा इसकी रचना की गई। अब प्राचीन जो पुस्तकें हैं इंपोर्टेंट उनकी बात कर लेते हैं। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के। देवी चंद्रगुप्तम के विशाखा दत्त हैं। बुध चरितम अश्वघोष की बुक है। कुमार संभवम कालिदास की है, और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की होने वाली है, व्याकरण संबंधी बुक है। राजतरंगिणी कल्हण की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवदाई। कामसूत्र वात्सायन की है, कामसूत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, पंचतंत्र। मालती माधव भवभूति की है, मालती माधव। राजतरंगिणी में कल्हण ने कहाँ के शासकों का वर्णन किया है? तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन इसमें मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 120 में संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी उसका वर्णन है। इसके बाद राजभाषा आयोग की बात करें तो 1955 में आया। BG खैर इसके पहले अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। भारत की राजभाषा की बात करें तो दोस्तों हिंदी है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि राष्ट्रीय भाषा बोले राष्ट्रीय, तो कोई भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा आपकी हिंदी है। राजभाषा एक्ट अधिनियम 1963 में आता है। संसदीय राजभाषा समिति 1976 में बनती है। विधानमंडल का अधिनियम 210 में आर्टिकल 344 में राजभाषा पर संसद का आयोग है। राजभाषा से संबंधित यदि भाग की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 17 यह राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 129 में क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कौन से आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 129 में वर्णित है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 33 + 1, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इस प्रकार 34 आपके सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजों की संख्या होती है, जो आर्टिकल 124 में बताई गई है।
न्यायाधीश के वेतन आर्टिकल 125 125 में वर्णित हैं। तदर्थ जस्टिस एडोस जस्टिस तदर्थ न्यायाधीश के बारे में 127 में वर्णन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 131 के तहत इसे परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ का वर्णन आर्टिकल 130 में है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है। उससे पहले आपको बता दूं, आपने अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ से मदद मिलना आपको तय है। 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम था, जिसका शासन 1719 से 1748 तक चलता है। जजिया को पूर्णतः खत्म किसने कर दिया था? जजिया को कुछ खत्म किया था, लेकिन आंशिक तौर पर पूरा खत्म नहीं हो पाया था अकबर ने, लेकिन इसे पूर्णतः खत्म किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को पूर्णतः खत्म कर दिया था। 4 स्वतंत्र राज्य इसके समय में 1722 से 1726 के पीरियड में बनते हैं। हैदराबाद जो चिंग्लिस खां के द्वारा, अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली और मथुरा बदन सिंह। जहांदर शाह इसे लंपट मूर कहा जाता है। 1712 से 1713 तक कौन शासन करता है? जहांदर शाह करता है। नादिर शाह का आक्रमण इसी के समय में होता है 1739 में। बाजीराव पेशवा 1737 में इसी पर आक्रमण यहाँ पर युद्ध करते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? इसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मुगल सम्राट पढ़ते ही नहीं है, पढ़ लेते हैं किसके बीच हुआ था, क्योंकि हमने तो यही रटा है। तो क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। यहाँ पर मुगल सम्राट पूछा है तो शाह आलम द्वितीय, यह पानीपत के तीसरे युद्ध के समय यहाँ पर मुगल सम्राट थे। 1760 से 1806 यह इनका समय रहा है शाह आलम द्वितीय का। तो इस बीच में जो भी घटनाएं हुई उस समय मुगल सम्राट कौन हो जाएगा? वो कौन हो जाएगा? तो आपके शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। जैसे पूछे बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे, तो इसके बीच में ही आ रहा है 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उस समय आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में होता है। किस किस के बीच होता है? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना भारत पर कर देता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू वर्सेस अकबर के बीच होता है, जिसमें अकबर विजयी रहता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ और विश्वास राव वर्सेस, यह मराठा लोग थे तो यह भी बोल सकते हैं मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न आ जाता है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष खालिस्तान में रंगून जेल में भेज दिया गया। तो 1858 में इन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून में पटक दिया था, जो कि म्यांमार में पड़ता है रंगून। इसका शासन क्षेत्र सिकुड़कर बहुत थोड़ा सा रह गया था। दिल्ली के थोड़े से एरिया में चांदनी चौक से पालम तक इसका शासन रह गया था। मिर्जा गालिब एक बहुत बेहतरीन कवि हुए हैं इसके शासनकाल के 1837 से 1857 के बीच में। इसके बाद बात करें तो मुगल जो काल है आपका 1526 में बाबर स्थापना करता है। उसके बाद 1857 तक यह मुगल काल चलता है आपका। तो यहाँ पर टोटल यदि हम बात करें तो 331 काल मुगल काल चला, लेकिन बीच में जब हुमायूं रहता है उसमें सूरी वंश का शासक शेरशाह सूरी भी तो 15 साल आ जाता है। तो इसमें से हम 15 माइनस करते हैं तो 316 वर्ष आपका मुगलों ने भारत पर राज्य किया। 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था। कमांडर इसका उस समय बख्त खां था। अगला प्रश्न आ जाता है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से
कौन सी रेडियो तरंगों के संचारण में मदद करती है? तो वो है आपकी बाह्य मंडल, जो तरंगों के संचरण में मदद करती है। समताप मंडल, यह ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। अब पूरी परतों की बात करें वायुमंडल की, तो बादल, यह बादल किस में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में, जो ट्रोपोस्फियर नाम से इंग्लिश में हम जानते हैं। 0 से 12 किलोमीटर तक यह परत पाई जाती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर 1250 किलोमीटर, मध्य मंडल मीसोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर, बाह्य मंडल थर्मोस्फियर 80 से 700 किलोमीटर और बहिर्मंडल इसे एक्सोमंडल, यह आपकी अंतिम परत होती है जो 700 से आगे रहती है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को यह होता है, लेकिन यह लागू कब से होता है? यह 16 फरवरी 2005 से लागू होता है। जो क्योटो आपका जापान में स्थित है, क्योटो स्थल है जापान में स्थित है, इसी के नाम पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, और 2005 में यह लागू होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में होता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यह तारों का टिमटिमाना होता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो टेम्परेचर, तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। यदि गर्म तारा रहेगा तो उसका रंग नीला या सफेद होगा। ठंडे तारे का रंग नारंगी या लाल होता है। छड़ी सिक्का आंख पर छवि का निर्माण, यह प्रकाश के अपवर्तन कारण, जैसे आप छड़ी देखेंगे पानी में इस प्रकार देखें तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, वैसा प्रकाश के अपवर्तन का ही प्रभाव है। प्रकीर्णन कारण आसमान आपका नीला दिखाई देता है। परावर्तन, उल्टा जल में प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह हीरे की चमक आपको दिखाई देती है। नेट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का प्रतीक Na होता है, इसलिए इसका सोडियम का प्रतीक N से शुरू होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वह आपका नेट्रियम है। टिन का प्रतीक बहुत पूछा जाता है। Sn किसका प्रतीक है? टिन का है। स्टेनम इसका लैटिन नाम है। सीसा का Pb है। प्लम्बम इसका लैटिन नाम। कॉपर का Cu क्यूप्रम। Au आपका सोना का है। ऑसमम यह ऑरम है, इसका किसका नाम है? सोने का नाम है। सोने का यह लैटिन नाम हो जाएगा। Au प्रतीक कई बार पूछा गया है। ऑरम चांदी, अर्जेंटम Ag से इसे प्रतीक करते हैं चांदी को। टंगस्टन W, वोल्फ्राम इसका लैटिन नाम। लोहा Fe, फेरम इसका लैटिन नाम। पोटेशियम K, कैलियम इसका लैटिन नाम होने वाला है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। शैवाल का प्रथा, और एक तरफ है आपका किस प्रकार के शैवाल का उचित नाम क्या होता है? नीले हरे शैवाल, तो इसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे। नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे। इसके बाद लाल शैवाल को रोडोफाइटा बोलेंगे। लाल शैवाल को क्या बोलेंगे दोस्तों? रोडोफाइटा। क्लेइडोमाइनोमोनास, यह आपका होती है हरी शैवाल, और भूरा शैवाल आपका सरगसुम होता है, इसे हम फियोफाइसी भी कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल? तो क्लोरेला शैवाल को ले जाते हैं। हाइड्रोडिक्टियोन, यह पानी का जाल बनाता है। ईरूपी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ईरूपी किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा यह आपका निगम विकसित किया गया है। NPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की बात करें तो मुंबई में क्या है इसका? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 2008 में इसकी स्थापना होती है। 2008 में NPCI की स्थापना होती है। एक्ट कब का है? एक्ट है 2007 का। 2008 में स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई में। भीम UPI, भारत इंटरफेस मनी, इसका ही फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम इंटरफेस मनी 30 दिसंबर 2016 को यह आता है। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा अनुशंसित है? तो यह आपका रखा जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग CAPF के द्वारा रखा
जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि हमारी क्लास का आज का अंतिम प्रश्न है। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? डिवोल्यूशन ऑफ ए करेंसी मीन्स, डिवोल्यूशन क्या अर्थ होता है? तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वस्तुओं की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी, यह आपका अवमूल्यन होता है। भारत में जो मुद्रा का अवमूल्यन है 3 बार हो चुका है। एक हुआ था आपका 1949 1949 में, एक होता है 1966 में। और भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कब 2 चरणों में होता है, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो वह 1991 में होता है आपका। एक होता है 1 जुलाई को और एक होता है आपका 3 जुलाई को। तो 2 चरणों में यहाँ पर 1991 में मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है। 1949 में पहला, 1966, 1991, 1 जुलाई और 3 जुलाई 2 चरणों में यहाँ पर होता है। तो आज की उतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।